प्रिय एवं स्नेही मित्रों, ऐसे दर्शन ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं जो दर्शन ग्रंथ विविध परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा। केशव मिश्र का जो समय है 13वीं शताब्दी है। केशव मिश्र के द्वारा विरचित जो तर्क भाषा प्रकरण ग्रंथ है, अनेक परीक्षाओं में अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और साक्षात्कार में भी तर्क भाषा की चर्चा होती रहती है। मेरा उद्देश्य है यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे प्रवक्ता की परीक्षा हो अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की जो परीक्षा होती है, उसमें न्याय प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस सत्र में तर्क भाषा ग्रंथ पर कुछ विचार करेंगे और उससे पहले दर्शन की भूमिका पर विचार करेंगे। जो कौन कौन से दर्शन हैं, कौन कौन से दर्शन आस्तिक हैं, कौन से नास्तिक हैं और कौन कौन से दर्शन जो हैं जिनका युग्म है, आज उन पर बात करेंगे। आप लोगों को धैर्य से मेरी पूरी बात समझनी है, क्योंकि पुस्तकों में लिखा हुआ सब मिल जाता है, लेकिन किस पुस्तक में कहाँ पर महत्वपूर्ण सामग्री है वह बताना मेरा उद्देश्य है। समय की बर्बादी ना करते हुए, समय को अमूल्य मानते हुए मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि परीक्षार्थी जब तैयारी करता है तो उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय होता है। तो मैं बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए मैं चाहता हूँ जितनी देर भी मैं चर्चा करूँ, आपका एक एक मिनट आपके उपयोग में आए। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं। केशव मिश्र द्वारा प्रणीत है आपकी तर्क भाषा, जो कि मैं चर्चा कर रहा हूँ जिस ग्रंथ की, और उसके जो संपादक हैं वो डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री हैं, जिन्होंने इस तर्क भाषा की यहाँ पर व्याख्या की है। सर्वप्रथम आपको कुछ ऐसे ग्रंथों के नाम याद करा दिए जाएं जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तर्क भाषा प्रकाश, देखिए तर्क भाषा प्रकाश एक ग्रंथ है, गोवर्धन मिश्र का है, जो उपलब्ध भी है। तर्क भाषा जिसकी हम बात कर रहे हैं केशव मिश्र की, इसकी चर्चा की जाएगी, आगे भी इसकी लगातार चर्चा चलेगी। इसके बाद न्याय कंदली श्रीधर का, न्याय कंदली श्रीधर का है, और न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य का है। न्यायकोश भीमाचार्य, न्यायकोश भीमाचार्य, और न्याय बिंदु धर्म कीर्ति। ऐसे याद कर सकते हैं आप। जो भीम थे, महाभारत में भीम नाम का पात्र आपने सुना है, सब कुछ खाते थे और उनका जो उदर था बहुत बड़ा था, कोश था। तो न्याय कोश किसकी रचना है? भीमाचार्य की। और न्याय कुसुमांजलि किसकी रचना है? उदयनाचार्य की। आपने देखा है रत्नावली नाटिका में राजा उदयन को, उन्हें पुष्प इत्यादि बहुत पसंद हैं, तो कुसुमांजलि, कुसुम अंजलि किनकी रचना है? उदयनाचार्य की। न्याय कोश किसका है? भीमाचार्य का। और न्याय बिंदु किसका है? धर्म कीर्ति। अब धर्म कैसा होता है? कीर्ति वाला होता है। और धर्म और कीर्ति क्या एक साथ जुड़ती है? नहीं, धीरे धीरे अच्छे कार्य करते रहिए, यश फैलता रहेगा, तो बिंदु बिंदु से सार बनता है, बिंदु बिंदु से कीर्ति फैलती है, धर्म की कीर्ति फैलती है। तो आप याद रख सकते हैं, धर्म कीर्ति की रचना कौन सी है? न्याय बिंदु। इस तरीके से आप जब चर्चा कर लेंगे लेखक और पुस्तक की, तो आप परीक्षा में किसी प्रकार के असमंजस से बचेंगे और विश्वास पूर्वक उत्तर देंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आज की चर्चा का न्याय भाष्य। तो भाष्यकार कौन है? वात्स्यायन। याद रखेंगे आप, याद कर लीजिए, न्याय भाष्य वात्स्यायन का है।
न्याय मंजरी जयंत भट्ट, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद देखिए आचार्य विश्वनाथ न्याय मुक्तावली, ये सेट 2012 में उत्तराखंड की सेट परीक्षा हुई थी, उसी में प्रश्न पूछा गया था। न्याय मुक्तावली किसकी रचना है? विश्वनाथ की। न्याय वार्तिक किसकी रचना है? उद्योतकर आचार्य की। और परीक्षा में पूछा जा सकता है आचार्य वाचस्पति मिश्र की रचना न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। इनको तात्पर्यकार भी इसीलिए कहते हैं, तात्पर्यकार। न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र की। और जो न्याय सूत्र हैं उनके प्रणेता कौन हैं? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। न्याय सूत्र के प्रणेता गौतम। न्याय सूत्र वृत्ति आचार्य विश्वनाथ। अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो आपको याद रखने हैं, ब्रह्म सूत्रों के प्रणेता कौन हैं? बादरायण। ब्रह्म सूत्र शारीरक भाष्य किसका है? शंकराचार्य। ये सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, कई बार आ चुके हैं। देखिए योग भाष्य, उत्तर प्रदेश की डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2014 में प्रश्न पूछा गया था। योग भाष्य किनका है? तो किसका है? व्यास का। या ऐसे कह सकते हैं योग पर भाष्य किनका है? व्यास भाष्य भी कहा जाता है, व्यास का। और जो साथ में लिखा है तत्व वैसारदी टीका सहित, ये तत्व वैसारदी टीका किसकी है? वाचस्पति मिश्र की। तो मित्रों, योग भाष्य पर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी अपनी टीका लिखी है, वह है तत्व वैसारदी। और योग पर भाष्य किनका है? व्यास का। योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु की रचना है। देखिए एक आपने पढ़ा भी होगा, वेदांत सार नामक जो दर्शन ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? आचार्य सदानंद। वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक सूत्र के प्रणेता कौन है? कणाद। वैशेषिक सूत्र किसके हैं? कणाद के हैं। और ये चूंकि यहाँ पर चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक है, तो इन्होंने यहाँ पर दिया है प्रशस्त पाद भाष्य सहित। तो वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्त पाद ने भाष्य लिखा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि वैशेषिक सूत्र का जो ग्रंथ खरीदेंगे तो प्रशस्त पाद भाष्य के सहित आपको मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे वैशेषिक सूत्र के प्रणेता कौन है? कणाद, कणाद मुनि। आप कैसे याद रखेंगे? वैशेषिक में क है और कणाद में का प्रारंभ में, वैशेषिक कणाद, ऐसे याद रखेंगे। देखिए मीमांसा पर सबर मुनि का भाष्य है, वो है साबर भाष्य। सबर मुनि का भाष्य साबर भाष्य। और ब्रह्म सूत्र पर अभी बात आई थी, ब्रह्म सूत्र पर शारीरक भाष्य लिखा है शंकराचार्य का, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह है सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह किसकी रचना है? माधवाचार्य की। सांख्य कारिका भी आपको कभी मैं पढ़ाऊंगा, वह सांख्य कारिका के लेखक कौन हैं? ईश्वर कृष्ण। और सांख्य तत्व कौमुदी जो संहिता है, सांख्य कारिका पर जो सांख्य तत्व कौमुदी संहिता लिखी है आचार्य वाचस्पति मिश्र ने, तो ऐसे कह सकते हैं वाचस्पति मिश्र की टीका कौन सी है? सांख्य दर्शन पर सांख्य तत्व कौमुदी। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा मैंने की, क्योंकि ग्रंथ के नाम लेखक सहित यदि आप याद कर लेंगे तो आपका आत्मबल बहुत ऊपर रहेगा। यहाँ पर लिखा है भारतीय दर्शन के विविध संप्रदाय। अब यहाँ पर मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि भारतीय दर्शन में विविध प्रकार के संप्रदाय बताए गए हैं, अभी मैं आगे चर्चा भी करूंगा। मुख्य रूप से 2 वर्गों में भारतीय दर्शन को बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को जो स्वीकार करते हैं वो आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, और जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं।
नास्तिक दर्शनों में जो मुख्य नाम हैं वो 3 दर्शन आते हैं, आपका चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये नास्तिक दर्शन में आते हैं और बाकी 6 दर्शन जो हैं वो आस्तिक कहे जाते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। नास्तिक दर्शनों में या अवैदिक दर्शनों में जो पहला दर्शन है वह है चार्वाक, इसका दूसरा नाम है लोकायत दर्शन। परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस दर्शन से, क्योंकि ऐसा कहा गया है, एक उक्ति है, यावत जीवम सुखम जीवेत, ऐसे करके कि जब तक जियो सुखपूर्वक ऋणम नीत्वा घृतम पिबेत, चाहे ऋण लेकर घी पियो। इस तरीके से एक व्यंग्योक्ति कही जाती है। तो भौतिकवादी दर्शन है कौन सा? चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है और इसके प्रणेता जो हैं चार्वाक माने जाते हैं। यह एक प्राचीन दर्शन है, इसके आचार्य बृहस्पति और चार्वाक कहे जाते हैं। और एक कौन से प्रमाण को मानता है? केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। कौन सा दर्शन? चार्वाक दर्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? लोकायत दर्शन। चूंकि चार्वाक दर्शन मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, तो बताया है कि सर्वदर्शन संग्रह जो कि माधवाचार्य की रचना है, सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक के सिद्धांतों का भी संकलन किया गया है। और जो ग्रंथ है जिसको हम पढ़ेंगे तर्क भाषा, इस तर्क भाषा में चार्वाक का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे जो अवैदिक दर्शनों में दूसरा दर्शन है बौद्ध दर्शन। बौद्धों के पाली त्रिपिटक में भी दार्शनिक मंतव्य उपलब्ध होते हैं। बौद्ध दर्शन के अनेक प्रस्थान हैं, जिनमें थेरावाद सबसे प्राचीन कहा जाता है। थेरावाद बौद्ध दर्शन में सबसे प्राचीन प्रस्थान कहा जाता है। जो आधुनिक लेखक हैं उनमें 4 संप्रदायों का निरूपण है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी तथा शून्यवादी। विज्ञानवादी को योगाचार, शून्यवादी को माध्यमिक भी कहते हैं। जो प्राचीन बौद्ध दार्शनिकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका है? नागार्जुन। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नागार्जुन किस दर्शन से संबंधित हैं, या बौद्ध दर्शन में प्राचीन दार्शनिक कौन हैं? तो आप कहेंगे नागार्जुन। वाद विद्या के संदर्भ में नाम आता है वसुबंधु का। दिंगनाग को बौद्ध न्याय का सूत्रधार कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, इसको आप जरूर तैयार कर लें। दिंगनाग को बौद्ध न्याय का सूत्रधार कहा जाता है। इनका प्रमाण समुच्चय, किसका? दिंगनाग का प्रमाण समुच्चय नामक जो ग्रंथ है आज उपलब्ध, तो पूर्णता उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमूल्य निधि है भारतीय दर्शन की। एक नाम है धर्म कीर्ति, मैंने अभी पढ़ा था, आपको बताया था। इनका कौन सा ग्रंथ बताया था? न्याय बिंदु करके बताया था। देखिए मुझे याद है, आपको याद कराने के लिए मैंने बताया था। न्याय बिंदु किसकी है? धर्म कीर्ति की। तो ऐसे आप बार बार जब चर्चा करेंगे अपने मस्तिष्क में, तो आप किताबों के नाम याद होंगे। तो धर्म कीर्ति की जो पुस्तक है न्याय बिंदु, ये धर्म कीर्ति भी बौद्ध के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। केशव मिश्र की तर्क भाषा है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें कई स्थलों पर बौद्ध के मंतव्यों की समीक्षा की जाएगी। जो बौद्ध ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, केशव मिश्र ने तर्क भाषा में कई स्थानों पर तर्क की कसौटी पर उनको उतारा है या उन पर विस्तृत चर्चा की है। अवैदिक दर्शनों में कौन सा दर्शन है? तीसरा, जैन दर्शन। वह अत्यंत प्राचीन दर्शन है ये भी, और प्राचीन आचार्यों में उमा स्वामी जो प्रथम शताब्दी में हुए हैं का आदर से नाम लिया जाता है। उमा स्वामी प्राचीन आचार्य हैं जैन दर्शन के। इसके पश्चात जो सिद्धसेन दिवाकर हैं, सिद्धसेन दिवाकर को जैन न्याय का सूत्रधार कहा जाता है। समझ रहे बंधुओं?
जैन न्याय का सूत्रधार किनको कहा जाता है? सिद्धसेन दिवाकर। अब जो मैं चाहता हूं कि महत्वपूर्ण चर्चा ही आपके साथ की जाए। देखिए यहाँ पर अनेकांतवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत है, एक मौलिक सिद्धांत है और जैन दर्शन से संबंधित है, यह आप ध्यान रखेंगे। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का तात्पर्य क्या है? विविध दृष्टियों से वस्तु के विविध रूप सत्य हैं, अर्थात विविध दृष्टियों से वस्तु के जो विविध रूप हैं वो सत्य हैं। इस प्रकार की व्याख्या अनेकांतवाद में मिलेगी। जो हमारी तर्क भाषा है उस तर्क भाषा में जैन मतों का उल्लेख नहीं है, जैसे चारवाक मतों का नहीं है, वैसे ही जैन मतों का भी उल्लेख नहीं है, बौद्ध का है। ठीक है, आत्मा मध्यम परिमाण वाला है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। आत्मा कैसे परिमाण वाला है? आत्मा का परिमाण कैसा है? मध्यम। केवल इस मत के निराकरण के संदर्भ में टीकाकारों ने जैन दर्शन का नाम लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आत्मा को मध्यम परिमाण वाला किस दर्शन ने माना है, तो आप कहेंगे जैन दर्शन ने। तो ये तो मैंने चर्चा की थी जो अवैदिक अर्थात नास्तिक दर्शन है। अब बात आती है वैदिक दर्शन कौन से हैं और उनको कितने वर्गों में रखा गया है। ये प्रश्न साक्षात्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से दर्शन हैं और उनको वर्गों में विभाजित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा एक भाग में, सांख्य और योग एक भाग में, न्याय और वैशेषिक एक भाग में। तो 3 वर्ग बनते हैं। इन दर्शनों का आपस में 6 दर्शन हैं। ये 1-2 का युग्म है। बहुत आपस में जिनके विचार मिलते हैं, जिनके सिद्धांत मिलते हैं, उनको साथ साथ रखा गया है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सांख्य तथा योग एक साथ और न्याय तथा वैशेषिक एक साथ। आपको मैं बता दूं पुनः, जिस तर्क भाषा को मैं पढ़ रहा हूं वह न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ ही है। इसके बाद अब बात आती है कि पूर्व मीमांसा पर चर्चा करते हैं। एक एक कर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। पूर्व मीमांसा, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि मीमांसा सूत्रों के प्रणेता या मीमांसा के जो सूत्र हैं उनके सूत्रकार कौन हैं, तो आपको याद रखना है जैमिनी। मीमांसा जैमिनी। अब आप कैसे याद रखेंगे? मीमांसा में मी है और जैमिनी में मी है। मी। तो मीमांसा, कौन सी मीमांसा? पूर्व मीमांसा के सूत्रकार कौन कहे जाते हैं? जैमिनी मुनि कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। मीमांसा सूत्र पर सवर स्वामी का भाष्य है। मीमांसा सूत्र पर किसका भाष्य है? सवर स्वामी का भाष्य है, जिसे आप सावर भाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सावर भाष्य। और यह मीमांसा संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ है। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। सावर भाष्य सवर स्वामी का है। किस पर है? मीमांसा सूत्र पर। इस प्रकार जो अन्य ग्रंथ हैं, कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक सावर भाष्य के प्रथम तर्क पाद पर लिखा गया है। देखिए, सावर भाष्य पर लिखा गया ग्रंथ है श्लोक वार्तिक। किसका? कुमारिल का। तर्क भाषा में मीमांसा का लक्षण दिया गया है प्रमाण लक्षण। तर्क भाषा में मीमांसा के प्रमाण लक्षण को खंडित किया गया है। तो तर्क भाषा में मीमांसा का जो लक्षण है अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाणम, इसको खंडित किया है इस तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने। इसलिए यहाँ पर चर्चा दी है कि तर्क भाषा में मीमांसा के किस लक्षण को खंडित किया गया है। तो आपको याद रखना है प्रमाण के लक्षण को खंडित किया गया है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसे खंडित किया है। तो यह चर्चा इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर। अब चर्चा करते हैं उत्तर मीमांसा पर। इसी का दूसरा नाम वेदांत है। तो बंधुओं,
पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम क्या है? वेदांत। और वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र हैं, जो वादरायण कृत हैं। देखिए अब यहाँ पर कैसे याद रखना है, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है और वादरायण द्वारा रचित है। वाह ऐसे याद रख सकते हैं। वादरायण की रचना कौन है? ब्रह्म सूत्र। तो ये सूत्र मीमांसा सूत्रों के समकालीन माने जाते हैं। तो ब्रह्म सूत्र और मीमांसा सूत्र एक समय में माने जाते हैं और कोई प्राचीन भाष्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण भाष्य उपलब्ध है वो क्या है? शंकराचार्य का भाष्य। शंकराचार्य का जो भाष्य है, जो ब्रह्म सूत्र पर है, इसका नाम है शारीरक भाष्य, आज विद्वानों के बीच आदर का पात्र है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्रों की अद्वैतवादी व्याख्या की है। बहुत महत्वपूर्ण भाग है यहाँ पर। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखा और उसकी अद्वैतवादी व्याख्या प्रस्तुत की। इसके पश्चात शंकराचार्य के इस भाष्य के पश्चात अन्य टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। देखिए, अनेक स्वतंत्र ग्रंथों में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तो आप देख लीजिए वेदांत के अन्य ग्रंथ कौन से हैं। वाचस्पति मिश्र। देखिए, वाचस्पति मिश्र एक ऐसा नाम है जिन्होंने लगभग सभी दर्शनों पर टीका लिखी है। लगातार आप देखते रहेंगे। वाचस्पति मिश्र की टीका है भामती टीका, जो कि वेदांत पर है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात है मैं बताना चाहता हूँ, वेदांत सार सदानंद कृत। इस ग्रंथ को भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। वेदांत सार किसकी रचना है? सदानंद की। आदि आदि। अभी जब मैं वेदांत दर्शन को पढ़ाऊंगा, वेदांत सार को पढ़ाऊंगा, तब वेदांत से संबंधित ग्रंथों की विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, अद्वैत वेदांत के अतिरिक्त वेदांत में प्रकार के संप्रदाय हैं जो समय समय पर आए। तो रामानुज का कौन सा संप्रदाय? विशिष्टाद्वैत। निम्बार्क का द्वैत अद्वैत। मध्वाचार्य का द्वैत और वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय वैष्णव वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वेदांत के जो सभी संप्रदाय हैं वो प्रस्थानत्रयी का आश्रय लेते हैं। ये प्रस्थानत्रयी साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्थानत्रयी बंधु समझ लीजिए, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? उपनिषद आते हैं, गीता और ब्रह्मसूत्र। 3 उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं। और जो वेदांत के ग्रंथ हैं वो प्रस्थानत्रयी का ही आश्रय लेते हैं। अर्थात वेदांत में जो बातें कही गई हैं उपनिषदों में हैं, गीता में हैं, ब्रह्मसूत्रों में हैं, उन्हीं का आश्रय लेकर के वेदांत दर्शनों में बात कही गई है। आप ऐसे समझ सकते हैं। इस प्रकार अद्वैतवाद का क्या मत है? तो एकमात्र ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है। एकमात्र ब्रह्म ही है जिसकी सत्ता है, और जो जगत है वो अविद्या से कल्पित है। एकमात्र ब्रह्म, तभी तो कहा गया अद्वैत। दो को नहीं स्वीकार करते, एक मत को स्वीकार करते हैं। केवल एकमात्र ब्रह्म ही पारमार्थिक की सत्ता है, और जो जगत है वो अविद्या से कल्पित है। ऐसा वेदांत का मूल भाव है। इस प्रकार आगे चलते हैं। अभी हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पर बात की हम लोगों ने। अब सांख्य और योग पर बात करते हैं। तो सांख्य संप्रदाय पर आते हैं। सांख्य संप्रदाय अत्यंत प्राचीन है। देखिए, सांख्य संप्रदाय अत्यंत प्राचीन इसलिए भी है, आप देखें गीता में 2 अध्याय है सांख्य योग। तो सांख्य संप्रदाय बहुत ही पहले से सांख्य शब्द की चर्चा होती रही है, आदि आदि।
इसके प्रवर्तक कपिल मुनि माने गए। सांख्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए? कपिल मुनि। कपिल के पश्चात जो मुनि हुए, आचार्य हुए हैं, कपिल के पश्चात आसुरी, पंचसिक आदि अनेक आचार्य हुए हैं जिनका उल्लेख मिलता है। और जब आप सांख्य कारिका पढ़ेंगे तो कपिल मुनि का भी नाम आपको मिलेगा, आसुरी का भी मिलेगा और पंचसिक का भी मिलेगा। आगे चलते हैं। जो सांख्य दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ है, आज उपलब्ध है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका सांख्य का विशेष प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, और ईश्वर कृष्ण का जो समय है वो तृतीय शताब्दी से षष्ठ शताब्दी के मध्य स्वीकार किया गया है। सांख्य कारिका पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सांख्य कारिका पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं जो कि माठर वृत्ति, युक्ति दीपिका, गौड़पाद भाष्य, जय मंगला टीका शंकराचार्य की है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आचार्य वाचस्पति मिश्र की क्या है? सांख्य तत्व कौमुदी तथा सांख्य चंद्रिका, ये सब सांख्य कारिका की टीकाएं हैं। इसमें उन्होंने देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इन सभी में वाचस्पति मिश्र जिनका समय 9वीं शताब्दी है कि सांख्य तत्व कौमुदी आज विशेष प्रचलित है। बाजार में आप जब खरीदेंगे सांख्य कारिका तो आपको हो सकता है उस सांख्य कारिका में नीचे लिखा हो सांख्य तत्व कौमुदी संहिता सहित। तो आज विशेष प्रचलित ग्रंथ है सांख्य तत्व कौमुदी। आगे चलते हैं। अब सांख्य और योग, सांख्य हो गया, अब बात आती है योग की। तो देखिए योग दर्शन आज सबसे सम्मानित नाम से देखा जाता है इस योग दर्शन को, और संपूर्ण विश्व योग को मानता है। तो हमको भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लोग अपेक्षा रखते हैं और पूछते भी हैं। तो 6 दर्शनों में योग संप्रदाय गिना जाता है और वह पातंजल योग है। कैसा योग? पातंजल योग। इसका जो मूल ग्रंथ है वो पतंजलि मुनि द्वारा प्रणीत योग सूत्र है। मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा प्रणीत है? पतंजलि द्वारा प्रणीत है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? योग सूत्र पर व्यास भाष्य है। योग सूत्र पर कौन सा भाष्य है? व्यास भाष्य है। और इसी व्यास भाष्य पर वाचस्पति ने लिखा तत्व वैसारदी, और इसी व्यास भाष्य पर विज्ञान विच्छु ने लिखा योग वार्तिक। तो योग सूत्रों पर व्यास भाष्य है, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की टीका है तत्व वैसारदी, और विज्ञान विच्छु की टीका है योग वार्तिक। तो अब तो दो याद हो गया होगा आपको। योग का मुख्य विषय क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध करना, अर्थात समाधि। योग के स्वरूप तथा साधनों का प्रतिपादन करता है योग दर्शन। जहाँ तक दार्शनिक मंतव्यों का प्रश्न है, यह दर्शन सांख्य के ही सिद्धांतों को स्वीकार करता है। यह केवल ईश्वर की सत्ता को अधिक दिखलाता है, इसलिए योग दर्शन को शेषवर सांख्य के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट नाम है शेषवर सांख्य। इसको कहा जाता है योग दर्शन को। अब देखिए बंधुओं, 2 वर्ग मैंने पढ़ लिए, एक पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, दूसरा सांख्य और योग। अब पहुंचते हैं तीसरे वर्ग पर, न्याय और वैशेषिक। तो न्याय दर्शन पर पहुंचते हैं। अपना जो तर्क भाषा जो ग्रंथ है वह न्याय का ही प्रामाणिक ग्रंथ है। तो अब न्याय पर देखते हैं। न्याय शब्द की जो व्युत्पत्ति पाणिनि ने की है वो किससे दिखलाई है? नी पूर्वक इण धातु से। नी पूर्वक इण धातु से शब्द की निष्पत्ति दिखलाई है। और अभ्रेष अर्थ में, किस अर्थ में? अभ्रेष अर्थ में न्याय शब्द निष्पन्न हुआ है। ये याद रखेंगे। अभ्रेष शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है? पदार्थों का अतिक्रमण ना करना, जैसा पदार्थ है वैसा ही स्वीकार करना अभ्रेष कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी न्याय से संबंधित। देखिए बंधुओं,
एक शब्द है आन्वीक्षिकी। वात्स्यायन के उपर्युक्त विवेचन से विदित होता है कि आन्वीक्षिकी शब्द का न्याय विद्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता था। आन्वीक्षिकी शब्द जो है न्याय विद्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र यूजीसी नेट में है आप पढ़ेंगे, वहां पर आन्वीक्षिकी शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार जो मनुस्मृति है उसमें भी आत्मविद्या को आन्वीक्षिकी कहा जाता है। मनुस्मृति में आत्मविद्या को आन्वीक्षिकी कहा जाता है। तो आन्वीक्षिकी शब्द की व्याख्या इसलिए आई थी क्योंकि न्याय विद्या के अर्थ में आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग होता है। केशव मिश्र की तर्क भाषा से पूर्व तर्क प्रचलित था। तर्क से संबंधित ग्रंथ प्रचलित थे, जैसे बौद्ध आचार्य मोक्षाकर गुप्त का तर्क भाषा, बरदराज की तार्किक रक्षा। ये लोग ऐसे थे जो केशव मिश्र से पहले हुए। फिर देखिए केशव मिश्र के पश्चात जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें कौन सा है? अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, जगदीश तर्कालंकार का तर्कामृत, लौगाक्षी भास्कर का तर्क कौमुदी और यशो विजय की तर्क भाषा। देखिए बंधुओं, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनका लेखक आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, जगदीश तर्कालंकार का तर्कामृत, लौगाक्षी भास्कर का तर्क कौमुदी, यशो विजय की तर्क भाषा आदि। आगे चलते हैं, वैशेषिक का नामकरण कैसे हुआ? तो वैशेषिक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वैशेषिक शब्द का क्या तात्पर्य है, या इसमें जो विशेष नामक पदार्थ है उसका क्या तात्पर्य है। ये परीक्षा में और साक्षात्कार का विषय है। चीनी परंपरा के अनुसार इसका वैशेषिक नाम पड़ने का कारण यह है कि ये सांख्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है, विशेष है। तथ्य ये प्रतीत होता है कि विशेष नामक एक विलक्षण पदार्थ को मानने के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक हुआ। ये ज्यादा प्रमाणित है कि ये विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार करता है, इसलिए इसे वैशेषिक कहते हैं। और यह जो दर्शन है जो बहुत परीक्षा में आता है, यह दर्शन अवलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। कौन सा दर्शन? अवलूक्य दर्शन। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि बौद्धों की जनश्रुति के अनुसार इस दर्शन के प्रणेता का नाम उलूक था। जो बौद्धों में ऐसा कहा जाता है कि इस दर्शन के प्रणेता कौन है? उलूक। तो इसलिए इस उलूक से बना है अवलूक्य। तो उलूक के प्रणेता होने के कारण इस दर्शन को अवलूक्य दर्शन भी कहते हैं। वैशेषिक सूत्रों पर कणाद मुनि के ने सूत्र लिखे हैं, या वैशेषिक सूत्र किनके हैं? कणाद मुनि के हैं। तो यहाँ पर कुछ और बात भी देख लीजिए। पहले कणाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उलूक के रूप में कणाद को द्रव्य आदि पदार्थों का उपदेश दिया था। तो एक दूसरी जनश्रुति है कि कणाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उलूक के रूप में कणाद मुनि को द्रव्य आदि पदार्थों का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दर्शन का नाम अवलूक्य दर्शन पड़ा। कणाद के विविध नामों के आधार पर इस दर्शन को कणाद दर्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार बंधुओं, वैशेषिक जो दर्शन है उसको अवलूक्य दर्शन भी कहते हैं, और अवलूक्य दर्शन के साथ साथ कणाद दर्शन भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर कुछ अन्य चर्चा है। न्याय तथा वैशेषिक संप्रदाय का उद्भव एवं विकास। न्याय तथा वैशेषिक दर्शन दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं, फिर भी इनका संबंध घनिष्ठ है। दोनों का संबंध बहुत घनिष्ठ है, न्याय दर्शन का और वैशेषिक दर्शन का। इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है उस पर भी अभी आगे बात करते हैं। माना जाता है दोनों माहेश्वर संप्रदाय। दोनों कैसे हैं? माहेश्वर संप्रदाय हैं, और दोनों के प्रवर्तक
दोनों ऋषि शिव के अवतारभूत सोम शर्मा को अपना गुरु मानते थे। क्या कहा है कि दोनों के प्रवर्तक मतलब न्याय और वैशेषिक, दोनों के प्रवर्तक जो दोनों ऋषि हैं, शिव के अवतारभूत सोम शर्मा नामक गुरु के शिष्य थे। एक ही गुरु के शिष्य थे, इसलिए इनमें घनिष्ठ संबंध है, ऐसा माना जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए बंधुओं, कणाद मुनि वैशेषिक सूत्र के प्रणेता। जो वैशेषिक सूत्र है वो किनका है? कणाद का। आप कैसे याद रखेंगे? वैशेषिक, यहाँ क आया है, कणाद मुनि में क आया है, तो वैशेषिक कणाद ऐसे याद कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है वैशेषिक सूत्रों के प्रणेता कौन है? कणाद मुनि हैं। इनका नाम कणभुक या कणभक्ष भी कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है इनका नाम औलूक्य भी था। इनका नाम क्या है? औलूक्य भी था, ऐसा माना जाता है। तो कणाद के वैशेषिक सूत्र में कितने अध्याय हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 अध्याय हैं। वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहनिक हैं, 2-2 आहनिक हैं। और अथातो धर्मम व्याख्या श्यामः, इस सूत्र से शास्त्र का प्रारंभ किया गया है। तो तृतीय सूत्र में द्रव्य आदि 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निशेष की प्राप्ति बतलाई गई है। जो तृतीय सूत्र है, द्रव्य आदि 6 पदार्थों से तत्व ज्ञान से निशेष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। फिर सभी पदार्थों का विभाजन किया गया है। जो न्याय सूत्र है, न्याय सूत्र के प्रणेता गौतम मुनि माने जाते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अभी वैशेषिक सूत्र पर बात कर रहे थे। न्याय सूत्र के कर्ता गौतम मुनि कहे जाते हैं। कुछ विद्वान का मत है गौतम के ही अक्षपाद तथा अक्षचरण आदि नाम हैं। अक्षपाद और अक्षचरण गौतम के नाम हैं, ऐसा माना जाता है। न्याय दर्शन के विषय में जानने के लिए आगे चलते हैं। मित्रों, न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं। अभी मैंने पढ़ा था वैशेषिक में कितने थे? 10 अध्याय। तो न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं। और इसका जो प्रथम सूत्र है, न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क। जो मैं आपको जब तर्क भाषा पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो वह प्रथम सूत्र है। और क्या कहा गया है? प्रमाण आदि 16 पदार्थों से तत्व ज्ञान या तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से, ऐसा न्याय सूत्र के प्रथम सूत्र में कहा गया है। इस प्रकार अब जो न्याय सूत्र हैं, उन न्याय सूत्रों पर भाष्य लिखे गए हैं। तो सबसे प्रमुख भाष्य है, न्याय सूत्रों के भाष्यकार कौन हैं? वात्स्यायन। वैशेषिक सूत्र हैं, उन पर जो भाष्य लिखा गया है वह है वैशेषिक प्रशस्तपाद। तो वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्तपाद ने भाष्य लिखा, तो वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्तपाद भाष्य उपलब्ध होता है, जो नाम मिलता है वैशेषिक प्रशस्तपाद। ये महत्वपूर्ण बात थी। वैशेषिक के मंतव्यों को समझने के लिए प्रशस्तपाद ही हमारा मार्गदर्शक है। समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इसका नाम पदार्थ धर्म संग्रह भी है। किसका नाम? पदार्थ धर्म संग्रह किसका नाम भी है? वैशेषिक प्रशस्तपाद का। तो इस प्रकार इसका दूसरा नाम भी आपको प्राप्त हुआ। अब बात आती है जो अन्य विद्वान हुए हैं, उनमें नाम देख लीजिए। न्याय के न्याय वार्तिककार कौन है? उद्योतकर। इंपॉर्टेंट, अगर आप तर्क भाषा तैयार कर रहे हैं, न्याय दर्शन पर बात कर रहे हैं, तो इनको याद रखिए। न्याय वार्तिककार उद्योतकर, ठीक है। और न्याय भाष्यकार अभी बताया था वात्स्यायन, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, दोहरा लीजिए। न्याय वार्तिककार उद्योतकर, न्याय भाष्यकार वात्स्यायन और न्याय मंजरीकार जयंत भट्ट। इस तरीके से आप याद करते रहिए।
और एक चीज देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आचार्य वाचस्पति मिश्र की न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। तो न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका किसकी है? वाचस्पति मिश्र की है। पहले भी ये नाम बार बार आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण नाम है आचार्य वाचस्पति मिश्र। और ये देखिए पेज पलटते ही आचार्य वाचस्पति मिश्र पर ही हाजिर है। क्या देखिए, आचार्य वाचस्पति मिश्र का को क्या कहते हैं? तात्पर्यकार। क्यों? क्योंकि इन्होंने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी। तो न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका के कारण क्या कहे गए? तात्पर्यकार। न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका के रचयिता। अब देखिए, वाचस्पति मिश्र भारतीय दर्शन में सर्वतंत्र स्वतंत्र आचार्य के नाम से विख्यात हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र आचार्य, इन्होंने सब पर लिखा है। उन्होंने प्रायः सभी वैदिक दर्शनों पर ग्रंथ लिखा है। सभी वैदिक दर्शनों पर ग्रंथ लिखने वाले वाचस्पति मिश्र, इनका नाम 9वीं शताब्दी में आता है। और ऐसा कहा जाता है उन्होंने त्रिलोचन नामक गुरु से शास्त्रों का अध्ययन करके विद्वता प्राप्त की थी। आगे देखिए इनकी महत्ता क्यों है। सांख्य तत्व कौमुदी उनकी टीका है सांख्य कारिका पर। योग पर है तत्व वैसारदी नामक टीका नामक ग्रंथ सांख्य योग की विशद व्याख्या करते हैं। इसके बाद देखिए, न्याय कणिका तथा तत्व बिंदु मीमांसा संबंधी ग्रंथ हैं। जो 2 ग्रंथ हैं, न्याय कणिका और तत्व बिंदु, ये मीमांसा संबंधी ग्रंथ हैं। इसके बाद ब्रह्म सूत्र शारीरिक भाष्य पर लिखी गई इनकी टीका है भामती टीका। तो भामती टीका अद्वैत वेदांत का प्रामाणिक ग्रंथ है। तो प्रत्येक दर्शन पर इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है और बहुत ही प्रकांड विद्वान माने गए हैं। जयंत भट्ट न्याय मंजरीकार, अभी पीछे भी बताया था न्याय मंजरीकार कौन है? जयंत भट्ट है, याद कर लीजिए नाम। इसके पश्चात उदयनाचार्य का नाम याद कीजिए। उदयनाचार्य की जो ग्रंथ हैं वो है लक्षणावली, न्याय कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक। मैंने सबसे पहले आपको याद कराया था राजा उदयन है, राजा उदयन को पुष्प बहुत पसंद हैं, तो ऐसे याद रखिए उदयनाचार्य की न्याय कुसुमांजलि। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, प्रशस्त पाद भाष्य के टीकाकार। अब देखिए, वैशेषिक पर टीका है प्रशस्त पाद की, वैशेषिक पर टीका है प्रशस्त पाद की, तो उसके कहते हैं वैशेषिक प्रशस्त पाद। प्रशस्त पाद पर भी या प्रशस्त पाद भाष्य के अनेक टीकाकार हैं, उनके नाम यहाँ पर आए हैं। नाम मात्र केवल तैयार कर लीजिए। व्योम शिव की व्योमवती, श्रीधर की न्यायकंदली, उदयनाचार्य की किरणावली आदि आदि। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, नव्य न्याय, इसको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि नव्य न्याय 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय नामक प्रतिभाशाली विद्वान का उदय हुआ। 12वीं शताब्दी में विद्वान हुए गंगेश उपाध्याय। उन्होंने न्याय के अभिमत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को लेकर तत्व चिंतामणि नामक एक ग्रंथ लिखा। गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नामक एक ग्रंथ लिखा और जो नव्य न्याय है, नव्य न्याय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं गंगेश उपाध्याय। अब न्याय वैशेषिक के प्रकरण ग्रंथों पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रकरण किसे कहते हैं। देखिए, प्रकरण एक विशेष प्रकार के ग्रंथ होते हैं जिनमें शास्त्र के समस्त प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन नहीं किया जाता, केवल कतिपय विषयों को प्रतिपादित किया जाता है, जिनका विवेचन शास्त्र से भिन्न प्रकार का होता है। सरल रीति से, संक्षिप्त रीति से विशद विवेचन होता है तथा उस विषय के नवीनतम मंतव्यों से युक्त भी होता है। तो देखिए, लक्षण जो है प्रकरण का परंपरागत लक्षण है जो यहाँ पर दिया गया है। शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदम विपश्चिता। इस प्रकार प्रकरण ग्रंथ का लक्षण बताया गया। प्रकरण ग्रंथ में क्या विषय वस्तु होती है, तो प्रकरण ग्रंथों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है
धर्म कीर्ति का न्याय बिंदु प्रकरण ग्रंथ है। धर्म कीर्ति का हेतु बिंदु भी प्रकरण ग्रंथ है। आगे देखिए, वाचस्पति मिश्र का तत्व बिंदु नामक ग्रंथ मीमांसा का प्रकरण ग्रंथ है। उदयनाचार्य की लक्षणावली और उदयनाचार्य की न्याय कुसुमांजलि भी प्रकरण ग्रंथ है, आदि आदि। आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है कि न्याय तथा वैशेषिक मतों की समानता और असमानता। न्याय और वैशेषिक में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो यहाँ पर देखिए, न्याय तथा वैशेषिक के सिद्धांतों में अत्यधिक समानता है। कैसे समानता है? दोनों दर्शन वस्तुवादी हैं। दोनों दर्शन कैसे हैं? एक समानता हो गई, वस्तुवादी दर्शन है। जड़ जगत तथा आत्मा ईश्वर की वस्तु सत्ता को स्वीकार करते हैं। जगत को जड़ मानते हैं और आत्मा अर्थात ईश्वर की वस्तु सत्ता को स्वीकार करते हैं। जड़ जगत में पृथ्वी आदि को परमाणु रूप में तथा कार्य रूप दो प्रकार का मानते हैं। जो जड़ जगत है, पृथ्वी आदि जो तत्व हैं, उनको परमाणु रूप और कार्य रूप दो भागों में, परमाणु रूप और कार्य रूप दो प्रकार का मानते हैं। न्याय और वैशेषिक दोनों ही जो हैं धर्म एवं धर्मी का भेद स्वीकार करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ये दोनों दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन असत कार्यवादी है। कैसे हैं? ये सत्कार्यवाद को नहीं मानते, कार्य कारण में निहित है ऐसा नहीं मानते, या कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था ऐसा नहीं मानते हैं। दोनों ही दर्शन असत कार्यवादी माने गए हैं। दोनों दर्शनों की एक विषय वस्तु है समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त। तीन प्रकार के कारण मानते हैं। तीन प्रकार के जो कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, दोनों दर्शन मानते हैं। आत्मा के अदृष्ट का नियंता, सृष्टि तथा प्रलय का कर्ता और वेदों का निर्माता ईश्वर है। दोनों के मतानुसार बंध और मोक्ष दोनों यथार्थ हैं। पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। दोनों दर्शन मानते हैं। अब बंधुओं चर्चा करते हैं, इनका आपस में भेद क्या है, परस्पर भिन्नता क्या है। तो वैशेषिक का जो मुख्य विषय है वो भौतिक जगत है। वैशेषिक दर्शन भौतिक जगत की विवेचना करता है और जो न्याय का मुख्य विषय है वो आत्मा का विवेचन है। आत्मा आदि प्रमेयों तथा प्रमाणों का विवेचन करता है। जो न्याय दर्शन है वह आत्मा आदि 12 प्रमेयों का और प्रमाणों का विवेचन करता है। न्याय में 16 पदार्थों का वर्णन है। ठीक है बंधुओं, न्याय में 16 पदार्थ हैं। तो यहाँ पर लिखा है वैशेषिक की रूपरेखा द्रव्य आदि 7 पदार्थों पर है। तो देखिए बंधुओं, ये 7 पदार्थ हैं और न्याय की 16 पदार्थों पर है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि वैशेषिक में 7 पदार्थ हैं और न्याय में 16 पदार्थों का विवेचन है। इसके साथ ही वैशेषिक 2 प्रमाण मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। वैशेषिक 2 प्रमाण मानता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा अनुमान प्रमाण। और न्याय 4 प्रमाण मानता है। न्याय 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण और चौथा शब्द प्रमाण। 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है। अब देखिए यहाँ पर पाकज उत्पत्ति के विषय में वैशेषिक पीलुपाकवादी है और न्याय पिठरपाकवादी है। ये आप याद रखेंगे, समय मिलेगा तो इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पाकज उत्पत्ति के विषय में वैशेषिक दर्शन पीलुपाकवादी है और न्याय पिठरपाकवादी है। ये भी याद रखेंगे कौन सा बात किससे संबंधित है। अब बात आती है न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ। न्याय दर्शन प्रधान प्रकरण ग्रंथ कौन से हैं? देखिए, भा सर्वज्ञ का न्याय सार, गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि और वरदराज की तार्किक रक्षा और केशव मिश्र की तर्क भाषा, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और वैशेषिक दर्शन में महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं उनको देख लीजिए।
शिवादित्य की सप्त पदार्थी, शिवादित्य की सप्त पदार्थी, उदयनाचार्य की लक्षणावली, वल्लभाचार्य की न्याय लीलावती, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह और अन्नम भट्ट की स्वलिखित टीका। देखिए, तर्क संग्रह पर स्वयं टीका लिखी है अन्नम भट्ट ने, वो स्वलिखित टीका कौन सी है? तर्क संग्रह दीपिका तथा न्यायबोधिनी आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, पहले तो अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह ग्रंथ लिखा और जिसे न्याय तथा तर्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है तर्क संग्रह को। इसके बाद स्वयं अन्नम भट्ट ने टीका लिखी तर्क संग्रह दीपिका। इसके बाद देखिए, विश्वनाथ न्याय पंचानन, विश्वनाथ न्याय पंचानन का जो ग्रंथ है न्याय कारिकावली, और इस पर लेखक की न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक टीका भी है। तो विश्वनाथ पंचानन की एक तो हो गई न्याय कारिकावली, जिसे भाषा परिच्छेद भी कहते हैं, भाषा परिच्छेद भी कहते हैं, और इस पर लेखक की न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक टीका भी है। तो दोनों ग्रंथ विश्वनाथ पंचानन के ही हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इसके साथ ही न्याय मुक्तावली पर अनेक टीकाएं हैं, न्याय मुक्तावली पर अनेक टीकाएं हैं। जगदीश, एक देखिए, जगदीश तर्कालंकार का जो ग्रंथ है वो तर्कामृत, जगदीश तर्कालंकार का ग्रंथ क्या है? तर्कामृत। और लौघाक्षी भास्कर का ग्रंथ क्या है? तर्क कौमुदी। देखिए बंधुओं, मैंने सभी दर्शनों में जो प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा की। अब आगे जो चर्चा होगी वो केशव मिश्र की तर्क भाषा पर होगी। केवल केशव मिश्र की तर्क भाषा से संबंधित चर्चा मैं आगे करूंगा और तर्क भाषा की विषय वस्तु पर बात करूंगा। आज की विषय वस्तु में, भूमिका में विभिन्न दर्शनों का परिचय और विभिन्न दर्शनों का आपस में संबंध, विविध दर्शनों के प्रामाणिक ग्रंथ, विविध दर्शनों के प्रणेता पर मैंने बात की है और पर्याप्त चर्चा हुई है। आप लोग अगले वीडियो में, अगले सत्र में न्याय दर्शन की या न्याय के प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा पर चर्चा सुनेंगे और तर्क भाषा का जो प्रारंभ या तर्क भाषा की जो विषय वस्तु है उस पर अगले वीडियोज में बात करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसका मैं ऋणी हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे मेरे आने वाले वीडियोज को प्राप्त करते रहें। और जो भी आपका कोई असमंजस हो, संशय हो, संदेह हो, कोई भी आपकी शिकायत हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, मुझे भेज दीजिए, मैं प्रयास करूंगा उसका समाधान कर सकूं। तो मित्रों, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम।